वेलकम टू माय चैनल। कुछ ही दिन पहले आप सभी से मेरी मुलाकात हुई थी। हम सभी मुखातिब हुए थे एक दूसरे से। आपके जहन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे होंगे कि अनंत सर आज क्या बताएंगे। अभी तक तो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में उन्होंने चर्चा किया, लेकिन आज किस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, किस ज्ञान से हम सभी को पुष्पित करेंगे, पल्वित करेंगे, किस ज्ञान रूपी धारा से हम सभी को अर्पित करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं वो सभी एक मैराथन में भाग लेने जा रहे हैं और अभी तक भाग ले चुके हैं। इस समय पूरे भारत में लगभग 500 से ज़्यादा यानी 526 या 530 के करीब शहरों में ये मैराथन चल रहा है, जिसका नाम है CUET मैराथन। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका नाम है CUET रूपी मैराथन में जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं वो प्रतिभाग कर रहे हैं। कहने का आशय यह है कि यह जो मैराथन चल रहा है, यह जो एग्ज़ाम चल रहा है CUET का, जिसका नाम है, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि पहली बार NTA करा रही है, उसके लिए भी टास्क है। NTA का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उन सभी के UG लेवल के एग्ज़ाम और कुछ यूनिवर्सिटियों के PG लेवल के एग्ज़ाम को NTA ने अपने कंधों पे लिया है और उसको सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी ली है। इस एग्ज़ाम को उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी को दे रखा है जिसका नाम एडिकेटवे है। TCS पहले बहुत सारे एग्ज़ाम कराती थी, इस बार TCS को नहीं दिया गया है, उन्होंने एक अलग सॉफ्टवेयर कंपनी को दे रखा है। खैर, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो सभी छात्र और छात्राओं के हित के लिए है। NTA ने इस एग्ज़ाम को अलग अलग चरणों में करा रखा है, अलग अलग फेजेस में करा रखा है। यह एग्ज़ाम जुलाई के महीने से चल रहा है, जुलाई के मिड से, या यूं कह लें जुलाई के फर्स्ट वीक से चल रहा है और लगातार चल रहा है अभी तक। NTA ने इसको अलग अलग फेजेस में बांट रखा है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें, आज के डेट की बात करें, तो चौथा चरण के एग्जाम चल रहे हैं। 2 फेज और बचे हैं, 5वां और 6ठा, 5th और 6th, यानी 20 तारीख को चौथा चरण के एग्जाम खत्म हो जाएगा। CUET UG लेवल के एग्जाम, अभी PG लेवल के एग्जाम होना बचा हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटियों ने NTA को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि UG के एग्ज़ाम और LLB के एग्ज़ाम हम स्वयं करा लेंगे, जैसे हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बाकी यूनिवर्सिटियों ने अपने सभी एग्ज़ामों को कंडक्ट कराने के लिए NTA को दे दिया कि आप सारे एग्ज़ाम आप कंडक्ट कराइए। चौथा फेज चल रहा है। जो 5वां फेज आने वाला है वो 21, 22 और 23, 3 दिन जो एग्ज़ाम चलेगा वो 5th फेज कहलाएगा, और 24, 25, 26 और 30 को जो एग्ज़ाम होगा वो 6ठा फेज कहलाएगा। उसके बाद PG का यानी एग्ज़ाम, PG का एग्ज़ाम होगा, उसको भी अलग अलग चरणों में बांट देंगे वो।
फिलहाल यूजी के एग्जाम चल रहे हैं। चूंकि बच्चे इंटर पास करके आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब एग्जामिनेशन हॉल पे जाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि वो बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ रहते हैं, वो सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, और ना ही उनके पेरेंट्स पढ़ते हैं, और ना ही उनको पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं। चूंकि इस बार का एग्ज़ाम जो एनटीए करा रही है, यूजी लेवल के एग्ज़ाम, मतलब कि आप इसको पास करेंगे तभी आपका एडमिशन ग्रेजुएशन में होगा। जो पहले अलग अलग यूनिवर्सिटियां अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, इन सभी एग्ज़ामों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। चाहे वो डीयू का हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, चाहे बीएचयू का हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो। आप जब इस एग्ज़ाम को फेस करेंगे तो इस एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट निकलेगा, और उस मेरिट के आधार पर आप जिस यूनिवर्सिटी को फॉर्म भरते समय ऑप्शंस में दे रखे होंगे उसमें आप प्रवेश लेंगे। चूंकि पहली बार एक एग्ज़ाम हो रहा है, और वो भी सीबीटी मोड में हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, यानी ऑनलाइन मोड में हो रहा है। कुछ दिन पहले हमें एनटीए ने ऑब्जर्वर बना रखा था, तो मैंने देखा सेंटर पर कि बच्चों को किस किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। मुझे भी बहुत दिक्कतें हो रही थी, मैं असमंजस की स्थिति में आ जाता था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं नियम से बंधा हुआ था क्योंकि पर्यवेक्षक था वहां पर। मुझे वो सारी शक्तियां दिखानी थी जिसे हमें करने के लिए निर्देशित किया गया था, बताया गया था कि ऐसे ऐसे करना है, शुचितापूर्ण एग्जाम कराना है, फेयर एग्जाम कराना है। तो जब फेयर एग्जाम कराना है तो हमें कुछ सख्ती भी अपनानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी सख्ती अपनानी पड़ रही थी। तो इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं, या जो भी यूट्यूबर्स देख रहे हैं, या व्यूवर्स देख रहे हैं, या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, या जो भी परीक्षार्थी देख रहे हैं, वो सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप CUET के एग्जाम फेस कर रहे हैं, या अगले चरण में फेस करेंगे, या भविष्य में किसी भी एग्जाम को फेस करने जाएंगे, तो जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कि हमें कौन कौन सी चीज एग्जामिनेशन हॉल में ले जानी चाहिए। ये वीडियो बनाने का विचार मेरे जहन में तब आया जब मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स एग्जामिनेशन के समय परेशान हो रहे थे। मैं ना चाहते हुए उनको परेशान कर रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे थे। इतनी गर्मी में बेचारे भाग भाग के जा रहे थे, दूर से बच्चे आ रहे थे, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आवश्यक थी लेकिन उनके पास नहीं थी, और उसका केवल और केवल एक कारण है लापरवाही। चाहे वो पेरेंट्स की लापरवाही हो या परीक्षार्थी की लापरवाही हो। मैं पेरेंट्स की लापरवाही इसलिए नहीं कहूँगा कि एग्जाम पेरेंट्स देने नहीं जा रहा है, बल्कि एग्जाम बच्चा देने जा रहा है, लड़का देने जा रहा है, छात्र देने जा रहा है, छात्राएं देने जा रही हैं। तो उनका दायित्व तो बनता है कि जिस एग्जाम को फेस करने जा रहे हो आप, उससे संबंधित कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में कुछ चर्चा किया गया होगा, उसको कम से कम ध्यान से पढ़ लें। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे एडमिट कार्ड पे, उसको एक बार कम से कम ध्यान से पढ़ लें। तो सभी परीक्षार्थियों से मेरा निवेदन है कि जब भी किसी एग्जाम को फेस करने जाएं तो एडमिट कार्ड 2 दिन पहले निकलवा लें, और निकलवाने के बाद उसमें
एक पेज इंस्ट्रक्शंस का होता है, निर्देश दिया गया होता है। उन सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसका अक्षरशः पालन करें। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आता है कि हमें क्या चीज ले जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो जो आपके साथ होना चाहिए वो इस प्रकार है। पहली बात कि आपको अपने साथ एक एडमिट कार्ड अवश्य रखना है। एडमिट कार्ड के बिना आप सेंटर पर नहीं जाएंगे। एडमिट कार्ड एक बार चेक कर लीजिए घर से निकलते समय कि एडमिट कार्ड है कि नहीं मेरे पास, जिस एग्जाम को हम फेस करने जा रहे हैं। पता चला बच्चा गया युद्ध लड़ने और अपनी अस्त्र ही भूल जाए, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये क्षमा करने वाली बात नहीं है। किसी को हम बॉर्डर पे भेज दें और अपने अधिकारी से कहे कि हम तो गन लाना ही भूल गए, तो ये गलती क्षम्य नहीं होगी, ये माफी योग्य नहीं है। इस पे हर बच्चे को हर पेरेंट्स को विचार करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे आए, मैंने देखा जब मैं पर्यवेक्षक की ड्यूटी कर रहा था, तो जैसे ही बच्चों को गेट पे मैं रोक रहा था, पूछ रहा था कि एडमिट कार्ड कहाँ है, तो सर भूल गया, सर मुझे ध्यान ही नहीं रहा, सर मैं एडमिट कार्ड समझ के कागज ले आया, दूसरा कागज उठा के ले आया। तो ये गलती करते ही ना करें। जब एग्जामिनेशन हॉल के लिए घर से निकले तो एकदम रिलैक्स मोड में रहें, क्योंकि आप एग्जाम फेस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप एडमिट कार्ड देख लें। दूसरी चीज कि फोटो जरूर रखें। अब ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें फोटो की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीयूटी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें कम से कम 2 फोटो चाहिए। एक आप जो एडमिट कार्ड निकालते हो उस पर चस्पा करने का ऑप्शंस दे रखा है, और दूसरा जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में अटेंडेंस शीट दी जाएगी उस पर भी एक चस्पा करना है एज ए प्रूफ। यानी 2 फोटो कंपलसरी है, 2 फोटो होना चाहिए। तीसरी चीज, एक आईडी प्रूफ जरूर रखिए। एक आईडी प्रूफ जरूर रखिए, और वो आईडी प्रूफ कैसा होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए। अब आपके मस्तिष्क में, ज़हन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आईडी प्रूफ में क्या क्या होना चाहिए। तो आप आईडी प्रूफ में आधार कार्ड रख सकते हैं, वोटर आई कार्ड रख सकते हैं, डीएल रख सकते हैं, हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट रख सकते हैं। ये सारी चीजें, पैन कार्ड रख सकते हैं। ये जितने भी आइटम्स मैंने बताया आपको, ये सभी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डीएल, पैन कार्ड, हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट, ये सभी एज ए आईडी प्रूफ काउंट किया जाएगा। वो भी ओरिजिनल फॉर्म में रखें। जैसे ही मैंने ओरिजिनल की बात किया, या जैसे ही मैंने कहा कि सर 2 फोटो, मैंने आपसे कहा कि 2 फोटो लाना कंपलसरी है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर बाय द वे मान लीजिए मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, अगर फोटो स्टेट रखे हैं या फोटो नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो वो समय हमारे लिए जो वहां पे ड्यूटी करता है, जिसकी जिम्मेदारी है एंट्री कराने की गेट से, उसके लिए धर्म संकट की स्थिति आ जाती है कि वो क्या करे। हमें एनटीए की तरफ से स्ट्रिक्टली कहा गया है कि बिना ओरिजिनल आधार कार्ड या ओरिजिनल आईडी प्रूफ की एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन एनटीए ने तो कह दिया कि नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमारे सेंटर पे किसी पे होता है, तो उसमें ये मान के चलिए 20 से 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल लेके नहीं आते हैं। उनके हाथ में होता है तो क्या होता है? फोटो स्टेट। फोटो भी होता है तो पता चला किसी के पास नहीं होता है तो संभव ही नहीं है। अगर फोटो एक भी नहीं है तो वो भी धर्म संकट की स्थिति आ जाती है। या कभी कभी बच्चे करते हैं कि एक लेके आते हैं। तो खैर एनटीए ने इनडायरेक्ट रूप में हमें परमिशन दे रखा है कि अगर बाय द वे कुछ बच्चे अगर ऐसे आते हैं जिनके पास ओरिजिनल आधार कार्ड यानी ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं है, या एक फोटो है, एटलीस्ट एक फोटो तो होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में
हम किसी भी परीक्षार्थी को नहीं रोकते हैं, उनको अलाउ कर देते हैं, परमिट कर देते हैं, और उनसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, उनसे वो फिलअप करा लेते हैं। अगर उनके डेट ऑफ बर्थ में कोई त्रुटि हो, उनके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं हो, या उनके पास एक ही फोटो हो, तो उनसे हम एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा लेते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा लेते हैं। एनटीए ने खासकर ये विशेष व्यवस्था कर रखी है कि किसी भी परीक्षार्थी के एग्जाम ना छूटे, क्योंकि वो भी इस चीज का विशेष ध्यान रखी है कि बच्चों के करियर की बात है, जैसे भी हो उनको एग्जाम दिलाया जाए। मानववश त्रुटियां हो जाती हैं, भूल होती है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने ये सारी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन एनटीए ने ये कर रखा है तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि हमसे गलती ना हो। तो हमें क्या क्या चीज लेके आना है? एक लेके आना है एडमिट कार्ड, दूसरा लेके आना है आईडी प्रूफ, और तीसरा 2 फोटो, कम से कम 2 फोटो, ज्यादा से ज्यादा 3 रखिए, 4 रख लीजिए, लेकिन 2 फोटो कंपलसरी है, लगना ही लगना है वहां पर। जो एडमिट कार्ड आप निकालते हैं उसकी एक प्रति, एक कॉपी आप घर पर रख दें, क्योंकि जो एडमिट कार्ड आप लेकर जाएंगे वो आपसे वहीं पे जमा करा लिया जाएगा, वो आपको दिया नहीं जाएगा फिर। तो आप करें क्या कि 2 प्रति निकालें उसकी और 1 प्रति घर पर रख दें, क्योंकि कल की डेट में रिजल्ट आएगा तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी, रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी, आपको ये रिजल्ट देखना होगा, या फर्दर कहीं और जरूरत पड़ सके, तो 1 कॉपी निकाल कर रख दीजिए। हो सकता है कि एनटीए के डैशबोर्ड पे बाद में ना मिले, वो हटा दिया जाए वहां से। तो 3 चीज कंपलसरी है, ये तीनों चीज लेकर आना है। अब फिर आपके मस्तिष्क में, आपके ज़हन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अच्छा क्या क्या लेके नहीं जाना है। अक्सर बच्चे करते क्या हैं कि सूट वूट पहन लेते, बढ़िया से जूता मोजा और बढ़िया बेल्ट लगा लेते हैं। तो मेटल से संबंधित कोई भी चीज आपको लेके नहीं जाना है। मैं बताऊंगा क्यों लेके नहीं जाना है। तो बेल्ट लगा के नहीं जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जाना है, मोबाइल लेके नहीं जाना है। महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं कि बढ़िया बढ़िया कान में पहन के जाती हैं, चेन पहन लेंगी, हाथ में कड़ा पहन लेंगी, लड़के भी छल्ला पहन लेते हैं। ये सभी चीज़ों को एग्जामिनेशन के समय अवॉइड करना है। आपको ये सारी सामग्री को त्याग कर देना है। इवन हाथ में जो हम ये रक्षा बांध के जाते हैं, ये भी हम लोग कटवा देते हैं, इसको भी नहीं पहन के जाना है। ना ही कोई रिंग पहन के जाना है। हमारी भी मजबूरी रहती है। बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के समय, एग्जामिनेशन के समय आए, कहें सर ये ताबीज है। अब हमारे लिए धर्म संकट है कि किसी माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित करने के लिए ताबीज पहना रखा था, ताबीज पहना रखा है, तो हम क्या करें? लेकिन हमारी मजबूरी है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी पे उतरवा देते हैं उनको और कहते हैं बच्चों से कि आप जहां सेफ समझो इसको उतार के रख दो, फिर आके पहन लेना इसको। तो इसकी नौबत ही ना आए। तो हमें क्या क्या चीज लेके नहीं आना है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं आना है, हमें बेल्ट लगा के नहीं आना है, हमें कोई भी रिंग पहन के नहीं आना है, कोई भी हमें गर्दन में चेन पहन के नहीं आना है, हाथ में कोई भी कड़ा या छल्ला पहन के नहीं आना है, या कोई भी ऐसी चीज जो मेटल से संबंधित हो वो पहन के नहीं आना है। ये सारी चीजें हमें लेकर नहीं आना है। हमें लेके आना है तो क्या आना है? 3 अस्त्र लेके आना है हमें। एक चौथा पेन मान लीजिए, हालांकि पेन की भी व्यवस्था सीयूईटी ने, एनटीए ने कर रखा है, लेकिन कहीं कहीं सेंटरों में पेन एक दिन बाद पहुंच रहा है, तो एक पेन जरूर रखें अपने पास। अगर पेन लेके नहीं भी जाते हैं तो आप सेंटर पर जाकर कहेंगे कि हमें पेन प्रोवाइड किया जाए, तो आपको पेन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एनटीए ने पेन भेज रखा है। भले ही एक दिन बाद पहुंचे, लेकिन ऑलरेडी उनके पास पेन रहता है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर भी अपने पास एक पेन जरूर लेके जाएं। तो 4 चीज जरूर रखें, 4 अस्त्र अपने पास रखें। एडमिट कार्ड, 2 फोटो और एक आईडी प्रूफ। जो जो मैंने बताया आईडी प्रूफ है, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में।
अगर बाई द किसी कारणवश आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो फोटो स्टेट है तो उसको लेके जा सकते हैं। एग्जाम नहीं छूटेगा, आपका एग्जाम दिलवाया जाएगा। हाँ, थोड़ा सा पेन आपको दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि ओरिजिनल लेके आइए। शायद ऑब्जर्वर या वहाँ पे जो एंट्री कराते हैं वो या इन्विजिलेटर आपको रोके या एनटीए के लोग रोकेंगे या एडिक्विटी के लोग रोकेंगे, जो एग्जाम कंडक्ट का जो आईटी सेल से संबंधित हैं वो सब लोग रोक सकते हैं। हालांकि ऑब्जर्वर अगर परमिट कर देता है कि ठीक है अलाउ कर दीजिए तो कर दिया जाता है, लेकिन अंडरटेकिंग फॉर्म फिर भरवाया जाता है आपसे। तो इसकी नौबत ही ना आए तो आप ओरिजिनल चीज किसी एक चीज को लेकर जाएं। तो ये सारे अस्त्र आपको लेके जाना है और बहुत सारे ऐसे आप इंस्ट्रूमेंट हैं जो लेकर आपको नहीं जाना है। ये केवल CUET एग्जाम के लिए हम नहीं बता रहे हैं, इसके लिए तो मस्ट है, ये करना है। लेकिन भविष्य में किसी भी एग्जाम को आप अगर फेस करने जा रहे हैं या फेस करना है तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि ये 3 चीज जरूर होना चाहिए, चाहे निर्देश में दिया गया हो या नहीं दिया गया हो। ध्यान रखें, चाहे निर्देश में दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, ये 3 चीज अगर आप रखते हैं। और चौथा पेन देख लें, ब्लू पेन या ब्लैक पेन, कैसा अगर कहीं कहीं निर्देश में दिया रहता है कि ब्लैक पेन लेके जाएं या ब्लू पेन, तो ये जरूर ध्यान रखें। तो 2 पेन लेके जाइए, लेकिन इस एग्जाम में CUT में केवल 1 पेन लेके जाइएगा, क्योंकि दूसरा पेन हटवा दिया जा रहा है, किसी सेंटर पे छोड़ दिया जा रहा है। तो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पेन की मनाही है, पेन लेके नहीं जाना है, फिर भी हम लोग अलाउ कर दे रहे हैं कि ठीक है 1 पेन लेने जाने दो। अब प्रश्न आती है कि सर इसका प्रोसीजर क्या है। बहुत सारे बच्चे चूंकि पहली बार ऑनलाइन एग्जाम फेस कर रहे हैं, बहुत सारे गरीब तबके के हैं, गांव से सीधे उठ के चले आए हैं बच्चे, उनको माउस या कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं आ रहा है। तो कैसे किस स्टेप पे चलेंगे तो हमारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, एग्जाम अच्छे से हो जाएगा, हम उसके बारे में आपको अब बताएंगे। जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो एंट्री करने का मैं प्रोसेस बता रहा हूं आपको। एंट्री कैसे करेंगे आप, किस स्टेप में आपको चलना है और किस स्टेप में आपको एंट्री कराया जाएगा। सबसे पहले आप गेट पे एंट्री करेंगे तो आपको कतारबद्ध तरीके से खड़ा करा दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, आपका ओरिजिनल आईडी देखी जाएगी और पूछा जाएगा कि आपके पास 2 फोटो है या नहीं। अगर ये तीनों चीज है तो बेस्ट है। इसके साथ ही साथ आपसे मैंने जो चीज बताया कि ये चीज लेकर नहीं आना है, अगर लेकर आए हैं तो वहां पर डिपॉजिट रूम बना रखा जाता है, वहां पे कहीं ना कहीं डिपॉजिट कराया जाता है। वो सारी चीजें आप वहां सबमिट कर सकते हो, जमा कर सकते हो। वो एक रूम बना के रखा जाता है, स्टोर रूम टाइप के, वहां आप जमा कर सकते हो। अगर कोई लेके जा रहा है तो वो सारी चीजें जिसको अपने साथ नहीं रखना है वो जमा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पहले से ही घर से करके आए कि ये सारी चीजें हमें लेकर नहीं जाना है, या कोई पेरेंट्स आपको छोड़ने जा रहा है तो उसको आप वहां पर दे दीजिए तुरंत। क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में जाएं, पैनिक होके ना जाएं। क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को परेशान होते हुए। अभी कुछ ही दिन पहले मैं ऑब्जर्वर था तो इन सभी समस्याओं से बच्चे परेशान हो रहे थे, बच्चे इन सभी समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन उस कंडीशन में मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं उनको सजेस्ट ही कर सकता था, मैं उनको समझा सकता था, हिम्मत दे सकता था कि बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखो, ये सारी चीजें हटा दो और जो चीज नहीं है वो लेके आओ। आप, मैं आपको 10 मिनट समय देता हूं, 20 मिनट समय देता हूं। तो पहला स्टेप है कि आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाएं तो अपने साथ सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मांगा जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है, वो लेके जाएं। कतारबद्ध तरीके से खड़ा कराया जाएगा आपको और एक एक कर एंट्री की जाएगी। जैसे आप एंट्री गेट पे जाएंगे, मेटल डिटेक्टर से आपकी पूरे बॉडी को डिटेक्ट किया जाएगा कि कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं रखे हैं। डिटेक्ट करने के बाद फिर आगे स्टेप आपको आगे भेज दिया जाएगा। वहां पे कोई ना कोई एक बंदा बैठा रहेगा, एक आदमी रहेगा वहां पे, आईटी सेल से संबंधित या संस्था से संबंधित। वो आपके आई कार्ड देखेगा, ओरिजिनल एडमिट कार्ड देखेगा और फोटो पूछेगा आपसे। ये तीनों चीज देखेगा, वेरीफाई करेगा, फिर आगे भेज देगा आपको। आप ऊपर जाओगे
लैब के पास जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पर 2 कंप्यूटर या 3 कंप्यूटर या कंप्यूटर वाले बंदे कुछ बैठे रहेंगे। वो बायोमेट्रिक्स कराएंगे आपसे, यानी थंब इंप्रेशन लेंगे और आपका एक फोटो लेंगे। वहां पे बायोमेट्रिक्स होगी आपकी। जैसे ही बायोमेट्रिक्स कराएंगे, आपका एक सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा और आपको लैब में भेज दिया जाएगा। लैब में इन्विजिलेटर्स खड़े रहेंगे। जैसे ही आप एडमिट कार्ड दिखाओगे, क्योंकि जो बायोमेट्रिक्स करते हैं उस पर कोड करते हैं कि लैब 1, लैब 2 या जितने भी लैब होंगे, किस लैब में और कौन सा सिस्टम आपको अलॉट किया गया, उस लैब पे जाके उस सिस्टम पे बैठेंगे आपको बैठा दिया जाएगा। जैसे ही उस सिस्टम पे बैठेंगे तो उसमें 2 फोटो दिखेगा आपको। एक पहले का जो एडमिट कार्ड में आपने मेंशन कर रखा है और दूसरा जस्ट अभी आपको जो बायोमेट्रिक्स के समय लिया गया है। बैठते ही आप क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे फोटो के जस्ट नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा। आप सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, अपने आप खुलते जाएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद एकदम नीचे आएंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन मांगेगा, एग्री एंड कंटिन्यू। फिर एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो फिर दूसरा पेज खुलेगा, उसमें भी इंस्ट्रक्शन है, उसको पढ़िएगा, फिर एग्री एंड कंटिन्यू करिएगा तो सीधे आपके पेपर मोड पे आ जाएगा, ऑप्शंस पे। उसमें 2 कॉलम होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही एंट्री करेंगे आप, जो 2 फोटो लगता है, 2 फोटो लगा रहता है, तो आपसे आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, और उसके नीचे आपसे पूछेगा आपका पासवर्ड। तो पासवर्ड जो होता है सीयूटी के एग्जाम में जो रखा गया है, वो बच्चों का जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लीजिए 1/4/1990 है किसी का, तो ये पासवर्ड होगा। लेकिन 1/4/1990 लिखेगा कैसे, उसमें 010 लगाना है, 0104 और 1990 यानी 1990 ऐसे करके आप डालोगे। फिर जैसे ही लॉगिन करोगे तो खुल जाएगा सारे। फिर वही एग्री कंटिन्यू करके आ जाओगे, फिर मेन पेज पे आ जाओगे। तो ये स्टेप वाइज चलोगे आप एग्जामिनेशन हॉल में। अब प्रश्न उठता है कि सर पेपर कितने बजे से शुरू होगा और कितने ऑप्शंस रहेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स का होगा। मैं उस पर चर्चा कर दे रहा हूं, उसको बता दे रहा हूं। किसी बच्चे ने फॉर्म भरते समय 3 ऑप्शंस भर रखा है, किसी ने 4 भर रखा है, किसी ने 5 भी भर रखा है। जो बच्चा जितने ऑप्शंस भर रखा है उन सभी ऑप्शंस को, यानी सभी पेपर को फेस करेगा। सपोज करिए कि किसी बच्चे ने 3 पेपर भर रखा है, जीएस का, हिंदी का और हिस्ट्री का। अगर एडमिट कार्ड में तीनों ऑप्शन है तो उसको कंप्यूटर पे वो 3 ऑप्शंस डिस्प्ले करेगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जा रहा है, सीयूटी जो है 2 शिफ्ट में एग्जाम ले रही है, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट की टाइमिंग जो है 7 बजे एंट्री की जा रही है, 7 से 8:30 तक एंट्री का टाइमिंग है, आपको एंट्री कर जाना है। उसके बाद 9 बजे से पेपर शुरू हो जाता है, 9 से 12:15 तक पेपर चलता है मॉर्निंग शिफ्ट का। फिर 1 बजे से सेकेंड शिफ्ट की एंट्री कराई जाती है 2:30 बजे तक, और फिर 3 बजे से सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम शुरू होता है 6:45 तक, यानी 6:45 तक एग्जाम चलता है। ये एग्जाम की टाइमिंग है, एक बार पुनः सुने। 7 बजे एंट्री कराई जाती है मॉर्निंग शिफ्ट की, 7 से 8:30, 9 बजे से पेपर शुरू होता है, 9 से 12 बजे तक पेपर चलता है, 12:15 तक। क्योंकि कोई बच्चा 3 ऑप्शन भर रखा रहता है, कोई बच्चा 4 ऑप्शन, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो समय दिया गया रहता है। सेकेंड शिफ्ट में एंट्री 1 बजे से कराई जाती है और 2:30 बजे तक कराई जाती है। 3 बजे से पेपर शुरू हो जाता है। समय का विशेष ध्यान रखें, 3 बजे से पेपर शुरू हो जाएगा।
और जैसे ही पेपर शुरू होगा फिर किसी की एंट्री नहीं होती है। 2:30 बजे ही हम लोग रोकना शुरू कर देते हैं, 2:30 बजे के बाद एंट्री नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी विशेष कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो गुमराह हो जाते हैं, सेंटर ढूंढने के लिए ढूंढ नहीं पाते हैं, या कभी कभी 2 नाम से एक ही सेंटर होता है तो वो परेशान हो जाते हैं, कभी कभी वहाँ चले जाते हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, या कभी कभी कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फोटो लेके नहीं आते तो हम लोग भेज देते हैं जाकर फोटो बनवा के लाइए, तो उसमें डिले हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ठीक है आप थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट ही आ जाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन 3 बजे से पहले, उसके बाद नहीं। तो ये टाइमिंग है एग्जाम का। अब एग्जाम जो होता है वो कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितने मार्क्स का होता है। जैसे जीएस का जो पेपर होता है उसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, 75 क्वेश्चन जीएस में होता है, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। वो 60 से ज्यादा 61वां नहीं होगा, अपने आप रुक जाएगा वहां पे। 60 क्वेश्चन अटेंड करनी है, ध्यान रखिएगा। जीएस में आपको 75 क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले होता रहेगा, जिसमें से आपको केवल और केवल 60 ही अटेंड करने हैं। अब पूछोगे सर क्या माइनस मार्किंग है? बिल्कुल माइनस मार्किंग है। एक क्वेश्चन पे जो मार्क्स रखा गया वो 5 मार्क्स रखा गया है। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा, आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। यानी गलत क्वेश्चन करने पर 1 नंबर माइनस होगा और सही करने पर 5 नंबर आपको मिलेगा। वैसे ही जैसे हिंदी का पेपर है तो हिंदी के पेपर 50 क्वेश्चन रहेंगे। यानी जीएस को छोड़ के जितने भी ऑप्शंस रहेंगे, आपको जितने भी पेपर्स रहेंगे, क्वेश्चंस नंबर्स जो रहेंगे वो 50 रहेंगे। आपको 50 क्वेश्चंस ही करने हैं, 50 रहेंगे, लेकिन करने कितने हैं? 40 क्वेश्चंस करने हैं। 40 से 41वां क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्लिक ही नहीं होगा, तो 40 ही करने हैं। यानी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया रहता है ऑप्शंस के रूप में, जिसमें से 50 में से आपको 40 ही अटेंड करने हैं। आप चाहोगे कि हम 42 कर लें, 41 कर लें, तो होगा ही नहीं। तो ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चंस करिए पढ़ के करिए, ध्यान से करिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है और 40 ही क्वेश्चन करना है। बहुत सारे बच्चे त्रुटि कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे, फटाफट 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 पढ़ के 40 कर डालें आप, और जो बच्चा सा पता चला कि 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आसान है वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं रहा है 40 के बाद। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि 40 ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो कौन कौन से 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ तो लें आप। रिवर्स और फॉरवर्ड जो डिस्प्ले होता है उस पर रिवर्स और फॉरवर्ड का दोनों होता है, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। ऊपर 2 एरो लिखे रहते हैं, लगे रहते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के भी ऑप्शंस रहते हैं, उसमें लेफ्ट और राइट जाके हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में कोई भी पेपर होगा, ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश मोड में, इंग्लिश को छोड़ के जो भी पेपर होंगे वो दोनों मोड में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में होते हैं। तो बच्चा लेफ्ट राइट करेगा तो अपने आप हिंदी और इंग्लिश दोनों दिख जाएगा। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। पहले दिन बहुत सारे परेशान हो रहे थे कि सर इसमें केवल इंग्लिश में, मैंने तो हिंदी में भरा था। लेकिन जैसे ही लेफ्ट में एरो दिया रहता है उसको हमने खिसका के देखा तो उसमें हिंदी मोड आ गया सीधे। तो जो आपका डिस्प्ले होता है, जो स्क्रीन होता है, उस पर सीधे सीधे दोनों मोड दिखाता है। बच्चों को हम घड़ी अलाउ नहीं करते, ध्यान रखिएगा, घड़ी भी नहीं ले जाना है और ना ही वहां पे घड़ी लगा रहता है। जो भी पेपर होते हैं जीएस के पेपर 45 मिनट से ज्यादा का होता है, और जो 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 40 करने हैं उनके लिए 45 मिनट समय दिया गया रहता है। और शुरुआत डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, टाइमिंग की जो काउंटिंग होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मॉनिटर पे चलता रहता है। जैसे 45 मिनट शुरुआत होगा, 44 मिनट 59 सेकेंड, 44 मिनट 58 सेकेंड, ऐसे नीचे की तरफ आता जाएगा वो। जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपका टाइमिंग हो जाएगा, आपका स्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप ऑप्शंस दिए रहेंगे,
जैसे ही आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी आपने एडमिट कार्ड में या फॉर्म भरते समय पेपर शो कर रखा होगा, जो पेपर फिलअप किया होगा, वो सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। और उसमें अपने कंफर्ट मोड में सबसे पहले क्या करना है, अगर 3 ऑप्शन लिया है आपने, हिंदी लिया है, जीएस लिया है या और हिस्ट्री लिया है, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, उस ऑप्शंस को क्लिक करें। उसके जस्ट नीचे एक और ऑप्शन होगा, उसी सेम ऑप्शंस को उसमें क्लिक करें, फिर गेट स्टार्ट कर दे। आप करेंगे, खुल जाएगा पूरी स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस एक एक करके नंबर वाइज आने लगेगा। तो आप एक एक करके आप करते जाइए। आप जैसे ही करते जाएंगे कॉलम को भरिए और फॉरवर्ड करिए। ऊपर एरो के निशान है, एक एरो बना है बड़ा सा, उसको क्लिक करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे मोड पे आ जाएगा। जो जो क्वेश्चन होता जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। किस क्वेश्चंस को आपने कर दिया, किस क्वेश्चंस को नहीं किया है, किस में रिव्यू चाहते हैं, किस में रिवर्स चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। कितने क्वेश्चन शेष रह गए हैं और कितने क्वेश्चंस आपने कर लिया, ये सारे ऑप्शंस दिखते रहते हैं, उसमें डिस्प्ले होता रहता है। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अगर कोई भी बच्चा जो फ्रेशर्स है, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है, अगर ध्यान से इस वीडियो को सुनेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी भी तरह की, किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी। तो मेरे द्वारा जो भी निर्देश दिया गया है या निर्देशित किया जा रहा है, जो भी संदेश, उसको आप ध्यान से सुने। भविष्य में कोई भी एग्जाम फेस करने से पहले मैंने जो जो चीज़ बताया है आपको कि ये सारी चीज़ें लेके जाना चाहिए और इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इन सब को लेके नहीं जाना चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी समस्या किसी के द्वारा नहीं आएगी, ना तो स्वयं के द्वारा, ना तो वहाँ के किसी व्यक्ति के द्वारा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। या इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि मुझसे कोई चीज़ छूट गई है, तो आप मैसेज के थ्रू जरूर पूछिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर करिए। आप सीटी के पेपर देने आए, सारे पेपर हो गए, सारे सेक्शंस कर लिए। कितने सेक्शंस आए? 4 सेक्शंस थे। कौन कौन सा विषय था, क्या क्या किया? फिजिक्स, बायो, इंग्लिश और जनरल। अच्छा, कितने कितने क्वेश्चंस आए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन 40 अटेम्प्ट करें। अच्छा। और जनरल नॉलेज में 75 क्वेश्चन में 60 अटेम्प्ट। 60 यानी 75 में 60 करने थे और 50 में 40 करने थे, माइनस मार्किंग था। पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था? जो आता था वो तो बहुत आसान लग रहा था। फिजिक्स मैंने थोड़ा नहीं पढ़ पाया था, नहीं पढ़ा था तो उसमें थोड़ा मुश्किल आया। फिजिक्स में दिक्कत हुई, मतलब पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा था, बढ़िया था। मीडियम था ना, वो था थोड़ा सा टफ है। तो इस एग्ज़ाम का नाम जो रखा गया CUT, NTA ले रही है और CUT एग्ज़ाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और CBT टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT जिसको कहते हैं। तो इससे पहले आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कोई दिया था? नहीं दिया था, पहला एंट्रेंस है, यानी आप ग्रेजुएशन में एडमिशन पहली बार ले रहे हैं इस एग्जाम के माध्यम से। अच्छा, अभी 12th पास हो क्या है? तो कैसा रहा अनुभव, कैसा लगा एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम देखे? अच्छा लगा, इजी था थोड़ा, और पेपर में कोई इससे पहले कंप्यूटर चलाया था? नहीं चलाया था। माउस को चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई इशू तो नहीं था? मज़ा आया एग्जाम देखे? और भविष्य में ऐसा एग्जाम देने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे इस एग्जाम को फेस करने में? कोई दिक्कत तो नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं? थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम वर्षा पाटिल है। वर्षा। वर्षा कहाँ से? इलाहाबाद में। सर वीडियो कैंसिल। किस एग्जाम को फेस करने आई थी? सर मैं CUT आज देने आई थी। CUT में एग्जाम देने आई थी, मतलब कि आप ट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं। कितने क्वेश्चन आए थे, कितने सेक्शंस कितने थे? सर मेरे को अभी आज के 4 सब्जेक्ट थे। 4 सब्जेक्ट। क्या क्या थे? सर GD था, इंग्लिश था, बायो था और फिजिक्स था। कितने कितने क्वेश्चन थे? सर GD में तो 75 क्वेश्चन थे और आपको 60 अटेम्प्ट करने थे। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन थे, बायो में 50 क्वेश्चन थे और फिजिक्स में 50 क्वेश्चन थे। 50 कितने अटेम्प्ट? 40 अटेम्प्ट करने थे। 40 माइनस मार्किंग? यस सर।
-1 और एक क्वेश्चन में सही है कितना मार्क्स? +5 +5, यानी करेक्ट में 5 नंबर और गलत करती है तो 1 नंबर डिडक्शन कट होता है। कैसा अनुभव रहा है इस एग्जाम के बारे में? सर अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, सपोर्टिव थे, कोऑपरेटिव थे और काफ़ी अच्छा रहा मैंने इसमें। ये से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहली बार नहीं हुआ? नहीं सर, अभी मैंने किए बहुत सारे टेस्ट, इससे पहले बेस्ड कोई प्रॉब्लम नहीं। मजा है, अच्छा लगा। स्टैंडर्ड कैसा था क्वेश्चन? सर मॉडरेट था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था। मजा आया? यस सर। साक्षी, तो आप CUT के पेपर देने आई थी, तो कोई दिक्कत हो रही थी आपको पेपर देने में? जब मैंने पहला पेपर दिया मैथ्स का, हाँ। उसमें जब मैं जितनी बार भी अटेंड कर रही थी क्वेश्चन, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट कर रही थी तो हर बार 2 मिनट 1 मिनट इतना लेट नेक्स्ट हो रहा था। अच्छा, ओके, टाइम ले रहा था, ओके, ठीक है। हाँ, उसके बाद जब लास्ट में हुआ तो बिल्कुल 3 मिनट मेरा पूरा वेस्ट हुआ, एक भी चीज़ काम नहीं कर रही थी और हर बार लेट होने की वजह से मैं सिर्फ 15 to 16 क्वेश्चन से अटेंड कर पाई। केवल 15-16 और छूट गया, तो आपने बताया क्यों नहीं पहले? मैंने बताया तो जितनी देर में चीज़ काम कर रही थी, जब नेक्स्ट कर रहे थे हाँ। और काम करना बंद हो जा रहा था, तो जितनी देर में थे नेक्स्ट करके थोड़ी देर में काम करता था। अच्छा, ये सारी देख रहा हूँ कैसे हो रहा था, तो उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया आपकी प्रॉब्लम? वो जितनी देर में आते थे उतनी देर में काम करने लग रहा था, तो बस यही लग रहा था कि थोड़ी देर में हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देर कर सीट नंबर क्या था आपका? 41 सीट नंबर था। और सारे पेपर में हो रहे थे ऐसे कि केवल मैथ्स में? मैथ्स में वो उसके बाद वाला सब अच्छा हुआ। बाकी सब वाला अच्छा हुआ, यानी मैथ्स का पेपर थोड़ा सा छूट गया आपका? हाँ, थोड़ा नहीं, हाफ पोर्शन पूरा छूट गया। ओके, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ इन्विजिलेटर से पूछ रहा हूँ साक्षी, देखता हूँ इसमें क्या हो सकता है, ठीक है? और बाकी सब अच्छा रहा ना? खुश हो ना और सब पेपर से? मैथ्स की वजह से परेशान हो, मैं समझ रहा हूँ, परेशान हो, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। लेवल क्या था मैथ्स का, स्टैंडर्ड क्या था? नॉर्मल था, मतलब जितना पढ़ जाए थी मैं 40 कंप्लीट कर लेती। मैं राउंड लगा रहा था तो मुझसे बताना चाहिए था ना एक बार भी, इसलिए मैं बार बार राउंड लगा रहा था बीच बीच में। ठीक हो जा रहा था, फिर बंद हो जा रहा था, क्या बताऊँ इसको, और बाद में डार्क स्क्रीन भी हो जा रही थी। मैं क्या ही कर सकती। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे किसी बच्चों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? और कभी भी एग्ज़ाम में इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधे कहा करो इन्विजिलेटर। अगर इन्विजिलेटर नहीं सॉल्व कर पाता है, उनसे कहिए कि सीधे ऑब्जर्वर सर या इससे आपके हायर अथॉरिटी से बात कराइए, ठीक है? ओके, थैंक यू बेटा। ये सारे बच्चे CUT के एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। आप लोग पेपर दे लिए बेटा? पेपर कैसा रहा बेटा? अच्छा रहा? पेपर के स्टैंडर्ड कैसा था? ठीक था? चलिए, थैंक यू। कोई दिक्कत तो नहीं पेपर देने में? कोई दिक्कत नहीं। अभी जस्ट एग्ज़ाम छूटा है, सभी बच्चे खुश हैं, पेपर का स्टैंडर्ड ठीक था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार कंप्यूटर चला रहे थे, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन ओवरऑल ठीक था। इधर आओ बेटा, पेपर कैसा रहा तुम्हारा? ठीक रहा? इस संस्था के जो हेड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। राम जी भैया, राम जी सुनिए। पेपर हो गया बेटा आपका? कैसा रहा पेपर? तुम बताओ पेपर कैसा था? बढ़िया था। अच्छा था? क्वेश्चन छोड़े हो? नहीं, माइनस मार्किंग था? यस सर, माइनस। चलो, थैंक यू बेटा। बेटा इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताओगे? इतना डर रहे हो? ये फ्रैंक है एग्ज़ाम। हाँ, ये सब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। ये तो भागने लगा। अरे इधर आओ। रुकना है सर। यस सर। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर बहुत अच्छा। पहले अपना नाम बताइए। राहुल चौधरी। राहुल, इससे पहले आपने कंप्यूटर बेस्ड कोई टेस्ट दिया था? नहीं।
नहीं दिया था ना। माउस चलाने में कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं हो रही थी, यानी इसका मतलब पहले से चला चुके हो कंप्यूटर? स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि जब हम वर्क कर रहे थे उस पर, जब पेपर दे रहे हाँ। थे तो वर्क नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा फिर था, उन्होंने change यानी थोड़ी सी किया। दिक्कत आ रही थोड़ी सी थी दिक्कत आ माउस रही को थी। लेके। माउस को लेकर के भी और सिस्टम थोड़ा लैग भी कर रहा था सिस्टम ना? हाँ। ओके ओके। फिर देन आफ्टरवर्ड्स फिर सही से वर्क किया, उसके बाद सही से वर्क किया, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं प्रॉब्लम, पेपर अच्छे से सबमिट हो गया। सबमिट किया। तो कैसा अनुभव रहा पहली बार पेपर दिया? तो बहुत अच्छा रहा। क्वेश्चन जहाँ तक है एक्सपेक्टेड ही आए, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड थे, और जैसे प्रिपरेशन की थी वैसे ही क्वेश्चन आए, वैसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि एनडीए ने पहली बार ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट लिया है, पहली बार लिया है। सीयूटी एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट हो रहा है, और वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, ऑफलाइन नहीं था, ऑनलाइन मोड में था। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे, कैसा सिस्टम था, क्या था सब कुछ? क्वेश्चंस वैसे अगर देखे जाए तो काफ़ी सही थे, अच्छे क्वेश्चन अच्छे थे। क्वेश्चन अच्छे थे। प्लस पॉइंट ये भी था कि हमें टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा था क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। अच्छा अच्छा। एंड थर्ड चीज़ ये भी थी कि हमारा जो भी टाइम ऑफलाइन में जाता था वो हमारा सिक्योर होकर के हमारे secure। ऑनलाइन में आया। ओके, बहुत बढ़िया। कितने सेक्शन आए थे? सेक्शन 4 4 सेक्शन थे, और कितने कितने क्वेश्चंस थे? 40 क्वेश्चंस थे एंड 75 40 की 50 क्वेश्चंस थे? जी 50 टोटल 200 क्वेश्चंस थे। टोटल 200 थे। अच्छा। फर्स्ट सेक्शन में 40 थे, सेकंड सेक्शन में 40 थे, एंड देन 60 थे। नहीं, 50 होंगे ना, 50 में से 40 करने होंगे। जी 50 में से 40। अच्छा, 50 में से वही 50 में से 40 करने थे। अटेम्प्ट 40 का। हाँ, अटेम्प्ट 40 करने थे। 75 में से 60 करने होंगे जीएस में, यस, यानी जीएस का क्वेश्चन 75 था, और जो सब्जेक्ट था वो 50 था। वो 50 50 में से 40 करने थे। माइनस मार्किंग भी था? माइनस मार्किंग था कितना था? 1 1 1 मार्क्स था, 1 marks। और सही पे 5 मार्क्स। 5। ओके, थैंक यू You're welcome। थैंक यू वेरी मच।